तो क्लास 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 कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका कैल्विन में और मैं हूं विनीत आपके सामने हाजिर लेकर आपका लेटेस्ट पेपर। जी हाँ, सीबीएसई का जो लेटेस्ट पेपर आया है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, उसका पूरा सेक्शन ए क्लास। भाई आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े रहे पिछले साल भी, और न जाने कितने ही बच्चों के 90 प्लस आए हैं, लाखों की तादाद के अंदर बच्चे रहे। ठीक है, और ऐसा ही रिजल्ट इस बार भी हम देंगे, बस आपका साथ चाहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। यहां पर जो जो कॉन्सेप्ट होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कंसेप्ट के हिसाब से समझेंगे। एमसीक्यू के अंदर कंसेप्ट चलो जो अंडरस्टैंडिंग है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से न जाने कितने कंसेप्ट आ जाते हैं, और एक छोटी सी गलती बेटा बहुत भारी पड़ जाएगी। ठीक है, क्यों? देखा लापरवाही का नतीजा, तो भैया लापरवाही नहीं करनी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आता है आपके सामने, थोड़ा सा रंगारंग कार्यक्रम हो जाओ मेरी जान। नहीं, ये वाला कलर नहीं, नारन्ना रन्ना। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द एक्ट। एक एक्ट के बारे में बताना है, पहले तो देख लो चैप्टर कौन सा। एक्ट वाज पास द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल गिव पावर टू द गवर्नमेंट। ओके, एम्पावर्ड गवर्नमेंट। तो ये कुछ आपको लग रहा होगा आपके चैप्टर 2 के हिसाब से, हिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी नेशनलिज्म इन इंडिया। बिल्कुल नेशनलिज्म इन इंडिया का ही है। अब देखो एक्ट क्या है। एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हुआ। ओके, पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। इट गेव पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। सुनो सुनो सा लग रहा है। इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल, न अपील न वकील ना दलील। याद करो भैया, ये तो सर रोलक एक्ट था जिसके अंदर 2 साल की सजा थी। कितने? 2 साल की। भाई साहब रोलक एक्ट आप सभी जानते हैं। रोलक एक्ट जब पास हुआ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से तो बड़ी तेजी में पास किया गया था, और इसका विरोध के लिए गांधी जी ने हड़ताल भी स्टार्ट करी थी। ठीक है, और रोलक एक्ट था ये एक। Which place in India has an artificial lake to conserve water that dates to 11th century? देखिए, ये आपका वाटर रिसोर्स चैप्टर से फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो सीधी भोपाल है इसका आंसर। ठीक है, भोपाल के अंदर है वो लेक जिसके बारे में बताया गया है। चलिए थर्ड थर्ड थोड़ा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होगी ये समझ लेते हैं बच्चा। देखो क्वेश्चन ने डेटा दे रखा है, लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन 76% मेल फीमेल, लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप, ठीक है, 90% मेल 87 फीमेल, परसेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन 8 10 to 15 अटेंडिंग स्कूल 85% और 82। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये देखो, as per the data given above has the least percentage of literacy rate in rural population। अब यहां पे आप देखोगे कि यहां पर क्या लिखा है, रूरल पॉपुलेशन। आप सर रूरल पॉपुलेशन तो सारी है, नहीं मेरे बच्चे ध्यान से देखो, लिटरेसी रेट इन रूरल पॉपुलेशन सिर्फ यही वाला दे रखा है। ये रूरल चिल्ड्रन है, रूरल एरिया है, रूरल पॉपुलेशन ऊपर वाली है, क्योंकि हमने डायरेक्ट इक्वली काउंट कर रखा है, इन दोनों को काउंट कर रखा है, तब जाके एवरेजिंग हुई है। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। तो बच्चा इस वाले के हिसाब से हमें आंसर देना है, तो यहां पर लीस्ट पूछ रहा है, नहीं कम से कम किस में है भैया, फीमेल में। ठीक है, फीमेल के अंदर। ठीक है, और अगर आप नॉर्मली भी देखना चाहो तो भी बेटा क्या है, सबके अंदर जो फीमेल है उनका ही डेटा क्या है, कम है। उनका ही डेटा क्या है मेरे बच्चे, कम है। ठीक है, यानी महिलाएं जो है अगर रूरल एरियाज में जाएं तो कम पढ़ी लिखी, मतलब पढ़ी लिखी साक्षर कम है, यानी साक्षरता दर कम है, क्योंकि उनको स्कूल कम भेजा जा रहा है, अटेंडिंग स्कूल कम है। ठीक है, लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा कम है। जब स्कूल नहीं भेजा जाएगा तो साक्षर नहीं होंगे, साक्षर नहीं होंगी तो लिटरेट नहीं हो पाएंगे, लिटरेसी रेट पे नहीं आ पाएंगी। और आप सभी जानते हैं लिटरेसी रेट मतलब क्या होता है, अ पर्सन whose age is 7 से अधिक and he or she can read and write with understanding। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल से अधिक है, जो लिख सकता है, पढ़ सकता है और उसको समझ सकता है, वो क्या है बच्चा, ठीक है, लिटरेसी रेट। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, डी है इसका आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट potential measures that can be taken to mitigate the threats posed on the tiger population and biodiversity। हम सभी जानते हैं इंडिया के अंदर और नेपाल के अंदर टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है।
इसका रीजन यहाँ पे हंटिंग और पोचिंग होती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो टाइगर मिल रहे हैं वो इंडिया और नेपाल में मिल रहे हैं, तो इनकी हंटिंग पोचिंग यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब इसको रोका कैसे जाए, इसके कोई पोटेंशियल रीजन की बात करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद जो हमारे पास आया टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, बाघ परियोजना जिसे हम कहते हैं। बाघ परियोजना के अंदर क्या कहा गया, उसके अंदर ये कहा गया कि हम बैन कर देंगे हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन देंगे हैबिटेट को। बिल्कुल सही है। अब देखो पॉइंट वन सही है, हमें पता है। अब पॉइंट वन कहाँ कहाँ पे, देखो पॉइंट वन सर यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं, तो इसको भी उड़ा दो, यहाँ पर है और यहाँ पर, तो यानी ए और डी में सेंसर होना चाहिए। अब ए डी के अंदर देखो सेकंड इसमें नहीं, अगर सेकंड की बात हो गई, यानी सेकंड अगर ये पता चल जाए सही है या गलत, तो वहीं पर आंसर हो जाएगा, हमें पूरे पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे। नहीं समझ में आई बात तो दोबारा समझो क्या बोला मैंने मेरे बच्चे। हमने पहला पॉइंट पढ़ा, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि बैन कर दो हंटिंग, यानी हंटिंग में बैन कर दो, ठीक है। पोचिंग, पोचिंग मतलब जो तस्करी है उसको बैन कर दिया जाए। रिस्ट्रिक्ट कर दो ट्रेड की, भैया व्यापार नहीं कर सकते इन चीजों का वाइल्ड लाइफ का, तो बिल्कुल सही है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट सही है। अब हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन किस किस में, हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है तो भैया इसको उड़ा दो, यानी ये गलत है फिर तो, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, हमें पता है। सेकंड में नहीं है तो इसको भी उड़ा दो। अब फर्स्ट लेकिन इसमें है सर, तो इसमें देख लिया। अब इन दोनों ऑप्शन को हमने कंपेयर किया, सर इसमें सेकंड पॉइंट है, इसमें सेकंड पॉइंट नहीं है, इसमें थर्ड और फोर्थ है। अब या तो थर्ड फोर्थ पढ़ लो या सेकंड पढ़ लो, तो पहले सेकंड पढ़ते हैं। प्रोहिबिटिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू फॉरेस्ट एरिया, पब्लिक को फॉरेस्ट एरिया में जाने से रोक दो, ठीक है, रोक सकते हैं। बट थर्ड देखो, एस्टैब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, हाँ सर ये तो बनने चाहिए। कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो, अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर अगर हम लोगों को जाने से रोक देंगे तो भी चीजें बच सकती हैं, हाँ, लेकिन बच्चा यहां पर सेकंड वाला पॉइंट नहीं दिया, बट थर्ड और फोर्थ मेन है, यानी थर्ड फोर्थ ज्यादा, थर्ड फोर्थ दिया एक साथ, लेकिन यहाँ पे सेकंड दिया है, जबकि थर्ड और फोर्थ मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन के हैं, यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ये कहा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है, करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि प्रोहिबिट कर दो लोगों को, बट आप लोगों को जंगल में जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो बेसिक नीड्स वहां पे फुलफिल करेंगे, उनकी बेसिक नीड्स भी वहां से फुलफिल होती है, जैसे फ्यूल, फूड, ठीक है, जो ग्रेजिंग लैंड है या फिर अपने जानवरों को जो खाना है वो वहां से यूज करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे बच्चे। When many countries of Europe came together to European Union, ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको पता है कि आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर एक ही नाम दे रखा है, क्या है, ब्रुसेल्स। आप सभी जानते हैं ब्रुसेल्स किसकी राजधानी बेटा, बेल्जियम की। फैक्चुअल कोई मतलब कोई कंसेप्ट के अंदर ज्यादा डीप नहीं जाना बच्चा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजोरिटेरियनिज्म एंड पावर शेयरिंग, कौन से स्टेटमेंट है जो मेजोरिटेरियनिज्म और पावर शेयरिंग को अलग करता है, ठीक है जी। मेजोरिटेरियनिज्म एम्फसाइज द डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, बिल्कुल। मेजोरिटेरियनिज्म का क्या मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी एम्फसाइज करती है, यानी अपनों को बड़ा दिखाती है और बाकी सबको कमजोर करती है, ठीक है। मेजोरिटी तो हो गया। अब पावर शेयरिंग क्या, पावर शेयरिंग का मतलब है पावर को डिवाइड कर देना इन वेरियस फॉर्म्स, in vertical, in horizontal, other forms. While power sharing emphasizes the sharing of power among different groups, सर बिल्कुल सही लग रहा है हमें, तो इसको साइड रख लेते हैं। नेक्स्ट, मेजोरिटी emphasizes the need for consensus building, while power sharing emphasizes the exclusion of minority groups. सर पावर शेयरिंग का मतलब पावर को बांटना, ये एक्सक्लूजन क्यों कर रहा है। मेजोरिटिज्म का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ अकोमोडेटिंग माइनॉरिटी, सर अगर मेजोरिटिज्म के मतलब होता कि हम अकोमोडेट करें, यानी जो कमजोर लोग हैं उनको साथ ले लें, तो ये सही होता ना, लेकिन हमारी बुक में तो श्रीलंका के लिए दे रखा है कि उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था, तो ये भी गलत हो जाता है बच्चा। मेजोरिटेरियनिज्म emphasize the need for peaceful resolution of conflicts, अच्छा, while power sharing emphasize the use of force to impose the majorities। पावर शेयरिंग का मतलब होता है टू शेयर द पावर, ये होता तो भैया क्या हो गया, ये सही हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट असर्शन रीजन, चलिए देखते हैं। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हम क्या देखते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी इक्वल है, ठीक है, हम किसी को भी वोट दे सकते हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ये एक पॉलिटिकल इक्वालिटी का पॉइंट है। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल से इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, यस, हर एक इंडिविजुअल जो भारत देश का नागरिक है बेटा वो वोट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, वो अपने हिसाब से नेता चुन सकता है, बिल्कुल चुन सकता है, क्योंकि उसके पास राइट, ठीक है मेरे बच्चे। तो असर्शन रीजन दोनों सही हो गए, तो ए एंड ट्रू। नेक्स्ट है,
राहुल हैज अ सैक ऑफ कॉटन, कॉटन है राहुल के पास, लेकिन वो व्हीट, उसको क्या नीड है, उसको व्हीट की नीड। अरे यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला यूज होगा यहाँ पे, कॉटन है, नीड है व्हीट की। अगर ऐसा है, अगर सामने वाले पर पैसा होगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सामने वाला पैसा नहीं, अनुज हैज सैक ऑफ व्हीट, है नीड ऑफ कॉटन। अरे यार ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई और उन्हीं की बहनों? बार्टर सिस्टम। कौन सा बेटा? बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम, जिसके अंदर आप वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, सामान का आदान प्रदान, तो वो है। अंडर दिस सिस्टम बोथ विल एक्सचेंज, दोनों सामान एक्सचेंज करेंगे, बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ सच कोइंसिडेंस, लेकिन अगर ऐसा ना हो, देन मे नॉट एक्सचेंज देयर गुड्स। लेकिन अगर देखो, मतलब यहां पर ये है, यहाँ पे जो दो नाम है राहुल और अनुष, ठीक है, ये दो बच्चे, राहुल के पास क्या है, कॉटन है, और उसकी नीड किसकी है, व्हीट की। अंशु के पास व्हीट है और उसकी कॉटन की नीड है। तो ये दोनों आपस के अंदर क्रॉस कर रहे हैं, और जब ये क्रॉसिंग होती है इसी को हम कहते हैं कॉन्सिडेंस, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, यानी वस्तुओं का, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो सामान बदल नहीं सकते। मान के देखो यहाँ पर कॉटन नहीं होती, इसको चाहिए होता, क्या चाहिए होता है, इसको मान के देख लेते हैं, इसको चाहिए होता टी, चाय। तो क्या आप आपस में ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सिंपल सिचुएशन है। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट ऑप्शन डिस्क्राइब म्यूचुअल एक्सचेंजिंग गुड्स एंड एलिमिनेटिंग द एक्सचेंज ऑफ, कि किसने एलिमिनेट कर दिया इसको। एलिमिनेट आप सभी जानते हो, बार्टर सिस्टम का एलिमिनेट किया था। माने 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 माने, डबल कॉन्स्टेंट सब में दे रखा है, ओके चलो इसको तो भूल जाओ। और यानी ये तो सब में सेम है, ये वाला एक्सचेंजिंग कमोडिटी फॉर कमोडिटी, बेटा वो तो बार्टर सिस्टम हो गया। क्रेडिट और कमोडिटी, सामान के बदले उधार दे देना ना, लोन ऑन कमोडिटी ना, मनी। भैया एलिमिनेट कौन करेगा, मनी। खत्म कौन कर देगा इसको, पैसा। पैसा है, जो चीज खरीदनी है खरीदो, जो चीज बेचनी है बेचो यार, पैसा होना चाहिए। यू आर ए सिटीजन ऑफ कंट्री, आप देश के नागरिक हैं, दैट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म, जिसके पास डेमोक्रेसी। यू वांट टू इंश्योर दैट सिस्टम पावर शेयरिंग की तुम्हारे यहाँ पे इफेक्टिव है। कोई भी ब्रांच जो है उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। देखिए दो तरीके से पावर शेयरिंग, मतलब चार तरीके से होती है बेसिकली, आप दो इस वाले को समझो अभी। देखो बेटा, ये तो होती है आपकी, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो लेवल में बढ़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। फिर आती है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो होती है, इसके अंदर कैसे होती है पावर, इसके अंदर ऑर्गन्स में बढ़ती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये क्या है, यहां पर ऑर्गन है, यहां पर पावर इक्वल है, यहां पर पावर इक्वल नहीं है। यहां पर सबसे ऊपर जो टॉप पे होगा उसके पास ज्यादा पावर, फिर कम, फिर कम, फिर कम, लेकिन यहां पर सबके पास इक्वल पावर है। दैट्स व्हाई दे यूज चेक एंड बैलेंस, दे यूज चेक एंड बैलेंस मेरे बच्चे। तो देख लो, ऑल पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेचर, नहीं। बेस्ट कौन सा गोल है इसके अंदर, ठीक है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंसेस। अब यहां पे देखो बच्चे, ये आ तो गया है, लेकिन यहां पर पावर जो है ना वो इक्वली डिवाइड नहीं है। जबकि यहां पर क्या कह रहा है, दैट सिस्टम पावर शेयरिंग इन कंट्री इफेक्टिव एंड नो वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज एन एब्सोल्यूट पावर, किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होगा। पावर शेयरिंग सेपरेटेड, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल ब्रांच के अंदर होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और वही बात है यहाँ पर, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेशनल, रीजनल, ये यही पॉइंट को डिफाइन कर रहा है। तो यानी सी आंसर हो गया बच्चा हमारा। अब ये आपके चैप्टर फर्स्ट नेशनल यूरोप से है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सीन है ये। अरे यार छोटा सा था। Evaluate the impacts of opening foreign trade on the global economy by identifying the appropriate statements. Okay, इम्पैक्ट इवेल्युएट करने हैं कि फॉरेन ट्रेड का ग्लोबल इकोनॉमी में, दुनिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब अगर बहुत सारी कंपनीज अलग अलग जाके अब अलग अलग देशों के अंदर जा रही हैं, वहां पर अपना सेटअप ओपन कर रही हैं, तो क्या फायदा होगा। देखो, जो चॉइस ऑफ गुड्स इन मार्केट इंक्रीज बिल्कुल होगी, चॉइस बढ़ जाती हैं। पहले हमारे पास एक दो साबुन थे, अब बहुत सारे हैं, ठीक है। लक्स, डेटॉल, फियामा, इसके अलावा आपके पास आता है लिरिल, आता है एक साबुन, वाइल्ड स्टोन आता है, सिंथॉल आता है, लाइफ बॉय आता है, बहुत सारे साबुन, यानी ऑप्शन अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसर फ्रॉम टू कंट्रीज क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर डिस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेशन। हाँ बिल्कुल, दो देशों के बीच के अंदर मान के देखो एक ही प्रोडक्ट है तो दोनों के बीच में लड़ाई भी तो बहुत ज्यादा हुई। जैसे इंडिया के अंदर पहले पेप्सी और कोक में हुई थी, बट कोका कोला ने पेप्सी को खरीद लिया था, तो लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो बिल्कुल सही।
ठीक है। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग मार्केट, ये एक दूसरे को इंटीग्रेट कर देती है, कनेक्ट कर देती है। ये भी था क्वालिटी। देखो ये पॉइंट थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, इसका रीजन क्या है बेटा, जरूरी थोड़ी कि हर बार क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमेशा बाहर से आई हुई चीजों की क्वालिटी अच्छी हो। इंडिया की क्वालिटी या फिर उस नेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे आप जानते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी लोकल में, जिसको हम कहते हैं चाइना का है क्या, लोकल प्रोडक्ट मतलब जो चाइना का है वो हम कहते हैं ऐसे ही बेकार है। तो बेटा क्वालिटी की बात नहीं होती। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है नहीं, बी सही। नेक्स्ट आते हैं, चूज अ करेक्शन ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट इफ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड सिटीजन राइट एंड मींस टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन इट इज। एक ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन को राइट देती है कि एग्जामिन कर सके प्रोसेस को और डिसीजन को, यानी जो डिसीजन ले रही है सरकार उसको देख सके, समझ सके। तो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट, स्टेबल। देखो स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है जब मेजॉरिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट मिले, मेजॉरिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट बने, ठीक है। तो ये है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, जो भी वो काम कर रही है लोग उसको समझ पाए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो होगी जो आपको मतलब बताए, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। अकाउंटेबल वो होती है जो आपको जवाब देगी जो भी वो काम। तो भैया इसका आंसर है ए। नेक्स्ट बोलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। भाई सीक्वेंशियल ऑर्डर में देखना है, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के लिए आपको सब कुछ याद होना चाहिए। जैसे जनरल डायर ओपन फायर द लार्ज क्राउड गैदर्ड इन एनक्लोज्ड ग्राउंड, चलिए वाला बात, ठीक है। जनरल डायर ने गोली चलाई। फोर्स रिक्रूटमेंट, बेटा फोर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले हुआ और फोर्स रिक्रूटमेंट पहले हुई तो सेकंड तो पहले आना चाहिए। द डिफीट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, बेटा डिफीट कब होती है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है, ठीक है। 1918 गांधी जी लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रोलक टैक्ट। रोलक टैक्ट पास होगा उसके बाद ही होगा। देखो अब इसको देखो, मेरे को इतना पता है इन सब के अंदर फोर्स रिक्रूटमेंट पहले हुई तो टू सबसे पहले होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें टू है, तो ये वाला आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये वाला होना चाहिए, क्यों भैया, इसके अंदर मेरे को पता है फोर्स रिक्रूटमेंट पहले हुई थी, बाकी सब बाद में। फोर्स रिक्रूटमेंट पहले हुई, ठीक है। सेकंड के बाद क्या आता है, फर्स्ट जनरल डायर ने ओपन फायर कराया, ठीक है। फिर फोर्थ आएगा गांधी जी ने रोलक टैक्ट के खिलाफ सत्याग्रह लॉन्च किया, बिल्कुल किया। फिर ऑटोमन एम्पायर हार गया, जो आपकी सीक्वेंसिंग में दे रखी है। तो 20 का सही है। इफ देयर इज अ डिसरप्शन बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड लॉरीज रिफ्यूज टू ट्रांसपोर्ट, लॉरीज यानी ट्रक्स जो है वो मना कर देंगे, हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नहीं, जो वेजिटेबल है दूध है वो सब खराब हो जाएगी, शहरों में नहीं पहुंची। स्कार्स इन अर्बन एरिया, स्कार्स का मतलब होता है कमी हो जाएगी, जबकि फार्मर अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं कर पाएंगे। यानी प्राइमरी सेक्टर सेल ही नहीं कर पा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर क्यों भैया, ये टर्शियरी सेक्टर ने मना कर दिया कि हम लॉरीज लेके नहीं जाएंगे। तो इसके अंदर इंपैक्ट किस पे होगा, इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बेटा इसका इफेक्ट तुम्हें लग रहा होगा प्राइमरी पे पड़ेगा, ये सेकेंडरी पे नहीं बेटा, इसका इंपैक्ट तीनों पे पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब ये प्रोड्यूस नहीं करेगा तो फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, फैक्ट्री बंद हो जाएंगी तो बेटा लॉरीज तो पहले ही काम नहीं कर रही, डिसरप्शन है, ठीक है, डिसरप्शन है बेटा, माइनिंग है, बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज अगर रुक जाएंगी तो इस कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे भूखे पेट भजन न हो पाला, बेटा खाना नहीं मिलेगा तो कोई काम नहीं हो सकता मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आप सभी जानते हैं असर्शन रीजन, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इंपोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी एज वेस्टर्न पावर्स एस्टैब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। बिल्कुल सही बात है, पहले चाइना के अंदर प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, चाइना जापान के अंदर, तब जाके वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन के अंदर पहुंचा, और वो भी कब, जब बाहर की साइड यानी चाइना के आसपास ये सारे आ चुके थे। बीजिंग बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर, यस, बीजिंग नए स्कूल बने, वहां पे स्कूल्स, राइटिंग स्कूल, स्टाइल स्कूल्स बने। तो बेटा क्या है, दोनों ही सही। नेक्स्ट, एम गेव हिज फ्रेंड क्लूज अबाउट अ टाइप ऑफ सॉइल। एम ने अपने दोस्त को क्लूज दिए कि सॉइल, आप जानते हैं 6 तरह की सॉइल होती है, ब्लैक मतलब एलुवियल, ब्लैक, लैटराइट, रेड एंड येलो, डेजर्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल, ये 6 तरीके की सॉइल्स होती हैं। इसके अंदर कौन क्या दे रखा है उसने, कॉटन के लिए, सूट्स कॉटन के लिए, कॉटन के लिए हम सभी जानते हैं ब्लैक सॉइल जरूरी होती है, हाँ सर ब्लैक सॉइल बेशक जरूरी है, ब्लैक में ही होता है। तो अब कौन यानी ब्लैक सॉइल की कोई क्वालिटी बताओ जो उसने बताई होगी जिसकी वजह से तुम्हें पता चलेगा ब्लैक सॉइल। अब देखो ये है पूरा, मतलब सवाल देख रहे हो तुम, सवाल के अंदर सवाल पूछा उसने, पहले आप यहाँ पे धोखा खा गए कि भाई पहले तो कॉटन के बारे में बता होगा सर ब्लैक सॉइल होते, ठीक है। अब बेटा उसने जो बोला होगा उसके हिसाब से बताओ ब्लैक सॉइल की कौन सी क्वालिटी उसने बताई,
और कैसे तुम पहचान जाओगे ब्लैक सॉइल है? देखो, पहला, इट इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। यस, होल्ड, कॉटन जो ब्लैक सॉइल होते हैं वो मॉइस्चर होल्ड करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम क्या होता है मेरे बच्चे? रेगर होता है। और खास बात क्या होती है, जब ये वेट यानी गीली होती है तो ये स्टिकी इन नेचर होती है, जब ये ड्राई होती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं मेरे बच्चे? क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो बस फिर अब देखो, इट टर्न्स येलो इन हाइड्रेटेड, नहीं भाई ये तो रेड एंड येलो का काम है। इट इज इन कंकड़ एंड बांगर नोड्यूल्स, बेटा ये तो एल्यूवियल में मिलते हैं। ठीक है, इट इज वेल लोमी थोड़ी है मेरे बच्चे। तो क्या बचा? फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट ये रहा, तो सेकंड नहीं था तो उसको भी उड़ा दो। फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल नहीं था, फोर्थ तो बिल्कुल नहीं था, तो फर्स्ट है इसका आंसर। ये मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। चलिए नेक्स्ट, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। द इमर्जेंस ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ती रहेंगी जैसे जैसे आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज बढ़ाओगे। बेटा मॉनिटरी डेमोक्रेसी नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है हर एक नेता जैसे जैसे उठेगा वैसे वैसे ही आपकी पॉलिटिकल पार्टीज बनती चली। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। बेटा जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का जिसके अंदर थॉट्स, कल्चर, लैंग्वेज ये सब जाता है, वो है आपका क्या? ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होता है जब गवर्नमेंट की थिंग्स को प्राइवेटाइज किया जाता है। लिबरलाइजेशन होता है जब आप लॉज को थोड़ा स्लो लिबरल कर दे हो ताकि यहाँ पे व्यापार हो सके। ठीक है, कंपटीशन यानी जब कंपटीशन बढ़ता है, दैट्स ग्लोबलाइजेशन, जो इंटीग्रेशन करता है मार्केट का। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अच्छा, इसका कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फॉर्मेशन। अगर सरकार बनानी है तो क्या क्या चाहिए? इट इज पॉसिबल फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू ओनली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर इलेक्टेड बाय एंड होल्ड अ मेजॉरिटी। देखो ये बात सही है, गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड अ मेजॉरिटी। बेटा फोर्थ सही है, अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको मेजोरिटी चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास, मान लेते क्या है यार, हमारे पास लोकसभा में 543 सीट्स है हमारे पास, तो मेजोरिटी मार्क है इसका 272, यानी जिसके पास 272 सीट्स हैं वो सरकार बना देगा। तो बेटा 272 सीट क्या है? मेजोरिटी मार्क है, तो मेजोरिटी तो होनी चाहिए, बिना मेजोरिटी के आप नहीं बना सकते। अगर ऐसे डायरेक्ट मेजोरिटी ना मिले तो ए बी सी मान के देखो, तीन पार्टीज को मिलाकर 272 हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो बेटा हम सरकार बना लेंगे। तो स्टेटमेंट 4 करेक्ट है बेटा, तो ओनली स्टेटमेंट 4 इज। ठीक है, चलिए अब आता है लास्ट क्वेश्चन इसका। मिस एस अप्रोच अ बैंक नियर बाय टू अवेल अ लोन फॉर हिज ओन बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए लोन लेने की। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के पास ऑपरेट करते हैं उनके विलेज में, जो बैंक ने उनको रिजेक्ट कर दिया उनका लोन एप्लीकेशन, जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने एक्सेप्ट कर लिया। हम सभी जानते हैं बैंक रिजेक्ट कर देता है क्योंकि बैंक की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो बेसिक रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं करेगा तो बैंक लोन नहीं देगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड बाय द बैंक बट नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल्फ। ऐसा कौन सी चीज है जो बैंक की जरूरी है लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जरूरत नहीं? देखो, एप्लीकेशन फॉर लोन्स, अब एप्लीकेशन तो चाहिए ना, ये तो दोनों को चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ लेटर, लेटर को अरेंज करना आ रहा है। डॉक्यूमेंट ऑफ कोलेट्रल, बेटा जो गिरवी रखी हुई वस्तु है वो चाहिए ना। ऐसे जी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर आपको कुछ भी गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक कहता है कुछ गिरवी रखो तभी दूंगा। डिमांड प्रॉमिसरी नोट नहीं भैया, ये जरूरी है, यानी डॉक्यूमेंट ऑफ कोलेट्रल। गाइज तो गाइज ये रहा आपका आंसर। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा, मजा भी आएगा। आप सभी को पता है गाइज कि भाई साहब आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं चैनल पे। ऐसे ही न जाने कितने ही लेक्चर्स आ चुके हैं और आप देख भी रहे हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों भाई सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ, न जाने ऐसी कितनी ही वीडियोस आने वाली हैं। तो तब तक के लिए ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, लिव इट टू गाइड।